आप सब कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग का सोशियोलॉजी का 500 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सीरीज़ 22 करेंगे, जिसमें हम लोग 311 क्वेश्चन से लेकर 320 तक के क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे ये आशा है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी, आप इसे बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, चाहे वो आपका पीजीटी जीआईएससी का एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, तो या फिर जीडीसी डाइट या कुछ भी एग्ज़ाम का होगा, DSSB का एग्ज़ाम हो, आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्यों करते हैं। इससे हमें ये नॉलेज मिलता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे। हमारा जो तैयारी करने का बेस रहता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से बहुत ही अच्छे प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना ही चाहिए। साथ ही साथ हमें पूरा डिटेल्स में हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज का होमवर्क दे देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप ये होमवर्क रखेंगे तो आपको आने वाले आपके जो वीडियो रहेगा उसमें मैं इस क्वेश्चन को ही कंप्लीट करूँगी, इसको बारे में आपको बताऊँगी। लेकिन उसको बताने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग कितना जानते हैं। तो प्लीज़ इसका आंसर को आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है। मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में पूछा है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी मूल संरचना है। मार्क्सवादी सिद्धांत का मूल संरचना के बारे में बोल रहा है। ठीक है, 4 आपके ऑप्शन है। कानून व्यवस्था, आपका राजनीतिक व्यवस्था, 3rd है आर्थिक व्यवस्था, या 4th है सामाजिक व्यवस्था। इस चारों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा, इसका आप प्लीज़ इसे कमेंट करके मुझे बताएं इसका आंसर। तो चलिए, पहले ही आपको होमवर्क दे दिया गया है, हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 311 पूछा जा रहा है कि सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो एक व्यक्ति की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता, उसे क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए समझिए क्वेश्चन को कि सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, किसी व्यक्ति का जो समाज में स्थिति है उसमें क्या होता है, कौन सी एक परिस्थिति है जो कोई बदलाव नहीं लाती है। तो इसका आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। क्षैतिज गतिशीलता, सामाजिक सुस्थिरता, सी है इसका लंबवत गतिशीलता, और डी है संरचनात्मक गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज गतिशीलता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षैतिज गतिशीलता जो है वो व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण सामाजिक वर्ग स्तर के अथवा जो प्रतिष्ठित संस्तरण के जो व्यक्ति होते हैं उनके सामान्य स्थिति में कोई भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। इसको आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई एक अभियंता है, एक कार्यस्थल से नौकरी छोड़ के जब वो दूसरे कार्यस्थल पर नौकरी करने को जाता है, यदि दोनों कार्यों स्थलों का अगर सामान्य प्रतिष्ठा स्तर पर बनाया रहता है तो क्या होता है, उसके क्या परिवर्तन होता है। वो पहले जिस जगह पे काम करता था उसका जो पोस्ट था वो चेंज होने के बाद क्या उसका पोस्ट नीचे चला गया है, नहीं। आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी देखिए जैसे 8 जो राज्यपालों को चेंज किया गया है, झारखंड के राज्यपालों को चेंज किया गया है। तो रमेश बैस जी जो बने हैं तो वो पहले कहाँ के थे, उड़ीसा के राज्यपाल थे। उनको क्या, उनका कार्यस्थल को चेंज किया गया, चेंज करने के बाद कहाँ लाया गया, उनको झारखंड में लाया गया। तो श्री रमेश बैस जी का क्या उनका पोस्ट नीचे चला गया, उसके उनके परिस्थिति में कोई बदलाव आया, नहीं आया ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षैतिज गतिशीलता। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 312 देखते हैं कि किसने भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं में विभक्त किया है। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की जो प्राथमिक सभ्यता है उसको लघु परंपरा और दीर्घ परंपराओं में कौन विभक्त किया है। तो आपके 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट रेडफील्ड,
बी है मैकिम मेरियट, सी है गुन्नार्ड मेडल और डी है इरॉक रॉस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकिम मेरियट। मैकिम मेरियट ने ही जो भारत की जो प्राथमिक सभ्यता है उसे लघु परंपराओं तथा दीर्घ परंपराओं में बांटा है। तो मैकिम मेरियट ने जो भारत के किशनगढ़ी नामक गांव था वहाँ पे वो जाते हैं और वहाँ पे सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का जब वो अध्ययन करते हैं तो वे पाती हैं कि गांव की बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो बृहद परंपराओं द्वारा स्वीकार कर सम्मिलित कर ली गई हैं। इस प्रक्रिया के ठीक विपरीत मैकिम मेरियट ने स्थानीयकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत शास्त्रीय परंपरा के कुछ रीति रिवाज नीचे के जो स्तर होते हैं उसे लघु परंपराओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसके बारे में वे बताते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 313 पूछा जा रहा है कि द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिएगा तो उसमें आपको 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो सोशियोलॉजिस्ट के थॉट्स के ऊपर में है या फिर उनके बुक के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है। इमाइल दुर्खिम, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट ए निस्बेट या डेविड ह्यूम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमाइल दुर्खिम के द्वारा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक की रचना की गई है। अब हम लोग इमाइल दुर्खिम जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इमाइल दुर्खिम जी को आधुनिक भारत का क्या बोला संस्थापक बोला जाता है। वे एक ऑर्गेनिक प्रवर्तक भी माने जाते हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक एकाडमिक विषय के रूप में, पहले समाजशास्त्र क्या था दूसरे विषय में सम्मिलित था, लेकिन इमाइल दुर्खिम ने इसे एक अलग विषय दिया। इसे एकेडमी मतलब क्या हुआ कि इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग विषय के रूप में इसको स्थापना करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और उनकी जो पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इसमें वे समाजशास्त्रीय पद्धतियों के नियम को प्रतिपादित किए हैं और उन्होंने ये बताया है कि इस समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना असंभव होगा। इस पुस्तक में उन्होंने बारंबार इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन क्षेत्र से कल्पना तथा प्रतीक जो विवेचना होती है वो दृढ़ता से निकाल फेंकना चाहिए। सामाजिक घटनाओं के समस्त अध्ययन में क्या होता है, अनिवार्य रूप से हमें व्यक्तिगत तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। हमें पर्सनल जाके या फिर फील्ड वर्क करके कोई भी अपना तथ्य को कंप्लीट करना चाहिए। समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है और इस कारण इसकी इस प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इसके अध्ययन कार्य में वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग भी करना उचित होगा। मतलब क्या हो गया कि हमारे मन में जो आ गया हम लिख दिए, वैसा नहीं है, हमें पूरा तथ्य को कंप्लीट करके बताना होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 314 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्ग जातियों को, वर्ग किस में कार्य कर रहा है, जातियों के ढांचे में। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है जे मर्डो, बी नंबर है योगेंद्र सिंह, सी नंबर है एम.एन. श्रीनिवास और डी नंबर है वी.एम. दांडेकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योगेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं। योगेंद्र सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में जो है, जिसे कि JNU भी बोला जाता है, तो वहाँ पे वो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम में समाजशास्त्र के एमेरिट्स प्रोफेसर थे तथा वे योजना आयोग और भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के शोध परामर्श समिति के सदस्य भी थे तथा उन्होंने समाजशास्त्र विश्वविद्यालय के जो अनुदान आयोग था उसका राष्ट्रीय पैनल का जो था उसके संयोजक भी थे और इन्होंने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं। योगेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के 6 गांवों का अध्ययन करके बताया है कि जातीय वर्ग साथ साथ चलते हैं और जातियां अभी भी क्या है, शक्तिशाली बनी हुई हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 315 पूछा जा रहा है कि जजमानी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं परिवर्तित हुई हैं। मतलब जजमानी जो विशेषताएं हैं उसमें कौन सी विशेषताएं जो है वो अभी चेंज हुई हैं। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। वस्तुओं के रूप में भुगतान, परंपरागत श्रम विभाजन, कर्मकांडीय वैचारिक या परस्पर की भावना। तो जो जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? WHR वाइजर के द्वारा किया गया था। और यह व्यवस्था गांव की विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक आर्थिक निर्भरता के संबंधों से ही निर्भर करती है। और इस व्यवस्था में भूस्वामी जो होते हैं वो पेशेवर जातीय वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इसके अनुसार आपका वस्तुओं के रूप में भुगतान और परंपरागत श्रम विभाजन, ये दोनों ही जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 316 पूछा जा रहा है, द ऑर्गन ओट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, पुस्तक देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पुस्तक को आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं लेकिन पुस्तक को तो कुछ को हमको रटना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। रॉबर्ट बी स्टीड, बी नंबर है के डेविस, सी नंबर है वी मेलिनोवस्की और डी नंबर है जैक पी गेम्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वी मेलिनोवस्की के द्वारा द ऑर्गन ओट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक पुस्तक की रचना की गई थी। और वो उन मेलिनोवस्की की अगर कुछ और कृतियों के बारे में देखें और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी, तो उसमें सबसे प्रमुख है द फैमिली एमंग द ऑस्ट्रेलियन एब्रोगिनिश। सेकंड पुस्तक है क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, जिसमें उन्होंने 1926 में इस पुस्तक की रचना की थी। थर्ड बुक है फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, इसकी रचना उन्होंने 1944 में की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 317 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा का प्रयोग किया है। क्या बोल रहा है, किसने सामाजिक विश्लेषण में, समाज का जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो किसकी अवधारणा के बारे में बोला जा रहा है? पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, बी नंबर है रॉल्फ डहारेनडॉर्फ, सी नंबर है डेनियल बेल और डी नंबर है पीटर डेकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स वेबर के द्वारा पूंजीवाद की मनोभावना को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने पूंजीवाद समाज के बारे में तर्क देते हुए कहा है कि यह समाज सामाजिक कर्ताओं के व्यक्तिपरक मनोभाव से स्वतंत्र रूप में परिचालित होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 318 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने आधुनिक समाज को कांति युक्त समाज माना है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए उलरिच बैक, बी नंबर है जॉर्ज सीमेल, सी नंबर है जिगमेंट बाउमैन और डी नंबर है एंथनी गिडिंग्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंथनी गिडिंग्स के द्वारा कांति युक्त समाज के बारे में बोला गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि आधुनिक समाज को ही उन्होंने कांति युक्त समाज कहा है कि जब समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो पूंजीवाद है, सामाजिक वर्ग, स्तरीकरण, सामाजिक परिवर्तन जैसे जो विषय होते हैं उसको जब लिखा जाता है तो वो कांति युक्त समाज के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 319 है कि निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है। किसको विरोधी सहयोग कहा है? व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बोगार्ड्स, बी नंबर है समनर, सी नंबर है डेविश और डी नंबर है आपका गिलिन एंड गिलिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समनर के द्वारा व्यवस्थापन को क्या बोला गया है? विरोधी सहयोग बोला गया है। समनर के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि वे एक प्रारंभिक अमेरिकी समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री थे और उनका पूरा नाम क्या था? विलियम ग्राहम समनर। ठीक है, लेकिन अधिकतर वो हर जगह पे समनर नाम का ही प्रयोग करते हैं।
और उन्होंने अमेरिका के जो येल विश्वविद्यालय था उसमें उन्होंने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी। और ऐसा माना जाता है कि समनर ही ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्र के अध्यापन की शुरुआत की थी, मतलब स्टूडेंट को पढ़ाने का स्टार्ट किया था। समनर अमेरिका में हस्तक्षेपात्मक सामाजिक डार्विनवादी नीति के पोषक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है। समायोजन विरोधपूर्ण सहयोग है, और इसका तात्पर्य है कि समायोजन के अंतर्गत विरोध पूर्णतः समाज नहीं होता है। मतलब क्या हुआ है कि जब व्यवस्थापन, कोई भी चीज़ को हम लोग व्यवस्था करते हैं तो हमें क्या होता है, सहयोग बना के रखना पड़ता है, ग्रुप बना के रहना पड़ता है। तो ऐसा तो बहुत बार होता है ना कि हम लोग को नहीं चाहते हुए भी जो व्यवस्थापक है, जो इस व्यवस्था को बनाए रख रहे हैं, उनकी बातों को हम लोग को मानना पड़ता है। इसलिए बोल रहा है कि व्यवस्थापन क्या है, विरोधी सहयोग है। हमारा क्वेश्चन नंबर 320 पूछा जा रहा है कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे कौन सा पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है आपको, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक के बारे में। तो ये जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इरावती कर्वे, बी नंबर है IP देसाई, सी नंबर है KM कपाड़िया और डी नंबर है SM गोरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा KM कपाड़िया के द्वारा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक की रचना की गई थी। और KM कपाड़िया, जिनका कि पूरा नाम था कन्हैया लाल मोतीलाल कपाड़िया, की गणना भारत के समाजशास्त्र के प्रथम पीढ़ी के जो समाजशास्त्री हैं उसमें की जाती है। इनके शोध अध्ययन का प्रमुख विषय हिंदुओं के विवाह, परिवार, नातेदारी इत्यादि रहा है। इन्होंने इस संदर्भ में बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, जिसमें कि कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। हिंदू नातेदारी, जिसकी रचना उन्होंने 1947 में की है। सेकंड बुक है भारत में विवाह और परिवार, इसकी रचना 1955 में की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दक्षिण गुजरात के जो कस्बे थे वहाँ पर भी उन्होंने विकास की प्रक्रिया की और जाति में होने वाले परिवर्तनों का भी उन्होंने अध्ययन कर इसके बारे में लेख लिखा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और मेरी ये कोशिश रहती है कि आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को ला सको जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।